ये सीन है आज से कई करोड़ों साल पहले का। उस समय की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज आराम से घूम फिर रही थी। तभी आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है जिसका साइज बढ़ता ही चला जाता है और कुछ ही दिनों में बड़ा होते होते वो इतना करीब आ चुका होता है कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने कम लग रही होती है और देखते ही देखते एक बड़ा सा पत्थर आकर धरती पर गिरता है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर तो सब कुछ खत्म होता ही है, पर उससे निकले भूकंप, सुनामीज, तूफान, ग्लोबल वार्मिंग पूरी पृथ्वी की शक्ल ही बदल देते हैं। धरती से लाइफ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। पर इस सब से हमें क्या, ये तो कई मिलियन साल पहले हुआ था, अब ये सब थोड़ी होता है। अच्छा, अगर अब मैं ये कहूं कि ऐसा ही एक एस्टेरॉइड फिर से हमारी तरफ आ रहा है तो ऑन पेपर और सुनने में भले ही ऐसा लगे कि ये एस्टेरॉइड्स का धरती से टकराना वगैरह करोड़ों साल पुरानी बात है, लेकिन यूनिवर्स के टाइम रेफरेंस से देखा जाए तो ऐसे कोलिजन्स सारे टाइम होते रहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं। एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका साइज प्लैनेट से काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर इन एस्टेरॉइड्स के रास्ते में कोई प्लैनेट आ गया तो साइज चाहे इनका कम हो, लेकिन उस प्लैनेट पर भी ये अच्छी खासी तबाही मचा सकते हैं। अगर आज के टाइम में कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो उसके रिजल्ट्स डेवस्टेटिंग होंगे। और आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक एस्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे, खमागणी एंड वेलकम। इस एस्टेरॉइड को फिलहाल पोटेंशियली हजार्डस कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के लिए एक खतरा बन सकता है फ्यूचर में। तो क्या इसका मतलब ये पृथ्वी से टकराने वाला है? क्या इंसानों का मास एक्सटिंक्शन ऑन द वे है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस एस्टेरॉइड का नाम है 99942 एपोफिस, जो एक इविल इजिप्शियन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से इंस्पायर्ड है। ये 1100 फीट चौड़ा एस्टेरॉइड जो करीब 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का साइज है, अप्रैल 2029 यानी सिर्फ 5 साल बाद अर्थ के बहुत पास से गुजरने वाला है। ये हमारे प्लैनेट से सिर्फ 32,000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से गुजरेगा, जो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के स्केल्स के हिसाब से बहुत ही कम डिस्टेंस है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इस डिस्टेंस पर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं जो कम्युनिकेशन, वेदर, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में यूज होती हैं। तो इतना पास आने वाला है एपोफिस अर्थ के। अप्रैल 2029 की 13 तारीख, जिस दिन कोइंसिडेंटली फ्राइडे भी है, उस दिन ये पृथ्वी के इतना पास आ चुका होगा कि हम इसे बिना किसी इक्विपमेंट के देख सकेंगे। ये मैटर कितना सीरियस है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने इस बारे में वार्निंग तक दी है, जिसमें उन्होंने ये साफ बताया है कि ऐसे बड़े एस्टेरॉइड्स का प्लैनेट से टकराना यूनिवर्स में एक बहुत आम बात है और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का कंप्लीट एक्सटिंक्शन डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। उन्होंने बताया कि हमारा इस बात को सीरियसली नहीं लेने का एक कारण ये भी है कि इंसानों की ज़िंदगी ऑन एन एवरेज 70 से 80 साल होती है और ये बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम पीरियड है अर्थ और यूनिवर्स के आगे। इस वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है, कितना फ्रीक्वेंटली होता है, ये हमारे नॉलेज में तो है, लेकिन इसे सीरियसली लेना और विजुअलाइज करना उतना आसान नहीं है। हिस्टोरिकली अर्थ पर पहले भी कई बार एस्टेरॉइड्स टकराए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, जिन्होंने मास एक्सटिंक्शंस भी किए हैं। एपोफिस एस्टेरॉइड की डिस्कवरी 2004 में हुई थी, जब इसे वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस एस्टेरॉइड की कैटेगरी में रखा गया था। उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से 2029 और 2036 में इसके अर्थ से टकराने के चांसेस काफ़ी थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट्स की तरह ही सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब उनमें से एपोफिस की ही बात ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका ऑर्बिट हमारे अर्थ के बहुत पास से होकर जाता है और साथ ही इसका मैसिव साइज इसे और ज़्यादा खतरनाक बना देता है। और हर कुछ सालों में एपोफिस अर्थ के पास से होकर निकलता है। इनफैक्ट मार्च 2021 में भी एपोफिस अर्थ के पास से होकर निकला था, लेकिन उस वक्त इसका डिस्टेंस हमसे करीब 17 मिलियन किलोमीटर्स था। पर फिर भी उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स ने पावरफुल रेडार सिस्टम से इसके ऑर्बिट को और भी बेहतर तरीके से समझा और इसके फ्यूचर पाथ को बेटर प्रिडिक्ट किया। इस एडवांस स्टडी के बाद फाइनली नासा के डेविड फर्नोशिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एटलीस्ट अगले 100 साल तक एपोफिस अगर अपने ओरिजिनल पाथ पर ही रहता है तो वो अर्थ से नहीं टकराने वाला। इस तरह की स्टडीज़ के लिए नासा का एक अलग विंग है, सीनियोस, यानी सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़। ये एक सेंट्री सिस्टम है जो पोटेंशियल फ्यूचर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट्स को मॉनिटर करता है। ये करंट एस्टेरॉइड डेटा की मदद से पॉसिबल कोलिजन्स डिटेक्ट करता है और एक अर्जेंट बेसिस पर रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। उनके वेबसाइट पर इस तरह का एक टेबल आप देख सकते हैं जिसमें फ्यूचर के पोटेंशियल एस्टेरॉइड इम्पैक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, जैसे उन एस्टेरॉइड्स का साइज, रिस्क प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट रेंज वगैरह।
और जब इस लिस्ट में किसी एस्ट्रॉयड के पाथ पर एक कंफर्म स्टडी हो जाती है कि उसका अर्थ से कोलिजन नहीं होने वाला, तो फिर उसे इस लिस्ट से हटा दिया जाता है। और जानकर बड़ी खुशी होगी कि एपोफिस को फाइनली उस लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी जब ये एस्ट्रॉयड अर्थ के इतना पास आ ही रहा है, तो ऐसे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दें। इसलिए नासा ने इसे स्टडी करने के लिए अपने एक स्पेसक्राफ्ट को इसके पीछे लगा दिया है। ये स्पेसक्राफ्ट पहले भी सितंबर 2023 में एक बेनू नाम के एस्ट्रॉयड के सैंपल्स सक्सेसफुली ला चुका है। अब वही स्पेसक्राफ्ट, जिसका पहले नाम था ओसाइरिस रेक्स, उसे अपने नए मिशन के लिए रवाना कर दिया गया है। अब इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बदलकर ओसाइरिस एपेक्स रखा गया है, जो एपोफिस एक्सप्लोरर का शॉर्ट है। ये ऑलरेडी इस वक्त स्पेस में है और जब 2029 में एपोफिस अर्थ के पास से निकलेगा, तब ये उसके साथ 18 महीने तक रहकर उसके सरफेस को अच्छे से स्टडी करेगा। उस एस्ट्रॉयड के सरफेस के सैंपल्स और फोटोज़ लेगा और जब पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये एपोफिस से अलग होकर वापस अर्थ पर आ जाएगा, जिसके बाद एपोफिस की एक और डिटेल स्टडी हो सकेगी। एपोफिस एस्टेरॉइड्स की एस टाइप कैटेगरी में आता है, मतलब ये रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है, जैसे आयरन और निकल। इसको स्टडी करने से हमें सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है। अर्थ पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, पानी हमारे प्लैनेट पर कैसे आया, पेड़ पौधे कैसे आए, जैसे टॉपिक्स में इस तरह की स्टडी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है। एस्टेरॉइड्स एक तरह से टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं, क्योंकि इनमें हमारे प्लैनेट पर मौजूद पत्थरों की तरह इरोजन और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हज़ारों बार चेंजेस नहीं हुए हैं। ये शुरू से ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए इन्हें स्टडी करना उस वक्त को स्टडी करने जैसा है जब ये ओरिजिनेट हुए थे। कुछ एस्ट्रॉइड्स तो बहुत ही प्रेशियस मेटल से भी बने होते हैं, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम। और हर तरह के मेटल्स की जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में, तो अगर किसी एस्ट्रॉइड से मेटल्स मिल जाएं तो उतनी माइनिंग भी नहीं करनी पड़े। अब ऑब्वियसली पहली बात यही आती है दिमाग में कि क्यों ना कैसे भी करके इस एपोफिस को टुकड़ों में अर्थ पर ही ले आएं। इसमें इतना मेटल हो सकता है कि वो शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन को मेटल माइनिंग तो शायद हमेशा के लिए भुला दे। लेकिन इस साइज़ के एस्ट्रॉइड को ऐसे धरती पर लाना हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी के लिए तो इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हो सके तो पता नहीं। इस पर एक मूवी भी है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। डोंट लुक अप। कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन ये मूवी मिस करने वाली चीज़ नहीं है। चलो, एपोफिस तो हमारे प्लैनेट से एक सेफ डिस्टेंस से होकर निकल रहा है और नासा की माने तो अगले 100 साल तक हमें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेस में तो करोड़ों और भी एस्टेरॉइड्स हैं। अभी तक तो पूरा सोलर सिस्टम भी डिस्कवर नहीं हो पाया है और हमें बहुत कम पता है स्पेस के बारे में। इसरो चीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम इस तरह के इंसिडेंट्स और पॉसिबिलिटीज़ को बहुत हल्के में लेकर बैठे हैं, जबकि ये एक ऐसा नेचुरल इवेंट है जो सब कुछ एक ही बार में ख़त्म कर सकता है। और सब कुछ मतलब सब कुछ, पूरा प्लैनेट इनफैक्ट। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी फ्यूचर में वो टाइम आता है, को समझदारी इसी में है कि इस बात को इग्नोर ना किया जाए और मान लिया जाए कि 100% चांसेस हैं कि कभी ना कभी कोई एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आने ही वाला है। अब उस फ्यूचर एस्ट्रॉयड से कितना नुकसान होता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी उस एस्ट्रॉयड को रोकने की तैयारी कितनी है। इस काम के लिए नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस एक तरह से हमारी इकलौती उम्मीद है। नासा का प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को ढूंढकर उन्हें ट्रैक करता है और स्टडी करता है और उनसे फ्यूचर में कितना खतरा हो सकता है उससे मेजर करता है। लेकिन सिर्फ ट्रैक करने से क्या होगा, उस एस्टेरॉइड को अर्थ से टकराने से रोकना भी तो है। तो उसके लिए है डार्ट। ये भी नासा का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जिसने ऑलरेडी प्रूव किया है कि कैसे एक स्पेसक्राफ्ट जाकर अर्थ की तरफ आते हुए एस्टेरॉइड से टकराकर उसकी दिशा बदल सकता है। अभी ये प्लैनेटरी डिफेंस की इनिशियल स्टेज है, इसलिए इस तरह के वेपन्स हमें सिर्फ एक लिमिटेड साइज के एस्टेरॉइड से ही बचा सकते हैं। लेकिन एपोफिस के साइज के एस्टेरॉइड से बचने के लिए तो फिलहाल हम प्रेयर्स के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। खैर, नासा के हिसाब से फिलहाल हमें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इस एस्टेरॉइड से कोई खतरा नहीं है। तो 13 अप्रैल 2029 जब फ्राइडे भी है, ये हमारे प्लैनेट के इतना पास आ चुका होगा कि हम इसे बिना किसी दूरबीन और बिना टेलीस्कोप के डायरेक्टली देख सकेंगे। एपोफिस को लेकर आप कितने एक्साइटेड या टेंस्ड हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।